तो क्या Hardly. सर? सिर्फ 29 ने सबमिट किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने सबमिट नहीं किए। और ओके, जिन्होंने सबमिट नहीं की उनको बता दें कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देख लें। तो ये नीचे जो रेड वाले हैं इनका भी कॉपी पेस्टेड लग रहा है मुझे, ठीक है। अभी देखूंगा तो पता लगेगा। तो अगर मैं ये निकाल दूं तो बाकी जो बच रहे हैं वो थोड़े से बच रहे हैं। दैट्स वेरी अलार्मिंग। अगर आप पीछे चले जाएं यहाँ पे देखें तो 33 स्टूडेंट ने अकाउंट क्रिएट किया है, जिसमें से 29 ने सबमिट किया है। 29 में से 7-8 तो ऐसे हैं जो कि रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। कितने हैं? 6 हैं, और 4 कोई ऑरेंज में है, कुछ येलो में है। तो ये जो ऑरेंज और रेड वाले हैं इनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आपके हालात अच्छे नहीं हैं भाई, आप देख लें। ओके, एक फेवर मैं और दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी मुझे टेक्स्ट आई, ईमेल्स आई, उसके बेस पे और जो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है उसके बेस पे, दैट वुड बी डेफिनेटली द लास्ट चांस, ठीक है ना। देर आर नो मोर चांसेस अदर देन दैट। जो डेट है वो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। आज 12 है तो मैं 13 कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो जिन्होंने सबमिट नहीं किया प्लीज़ कन्वे देम कि सबमिट योर असाइनमेंट, ठीक है ना। दिस इज़ द लास्ट चांस दैट आई कैन गिव। उसके बाद कोई चांसेस नहीं है, और प्लीज़ नो बडी इज़ गोइंग टू टेक्स्ट मी अगेन, ठीक है। और जो रेड लाइन पे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली रिवाइज योर असाइनमेंट सो दैट यू कैन गेट अ बेटर ग्रेड। अच्छा जी, असाइनमेंट मैंने एक्सटेंड कर दिया अभी। इसका मतलब ये है कि यू ऑलमोस्ट विल हैव आई थिंक 36 आवर्स। यस, यू हैव 36 आवर्स। आप उसको सही कर लें। कल रात 12 बजे तक ये जो है असाइनमेंट ओपन रहेगा। 12 बजे के बाद यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि एक्सेल की फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही, तो उनको भी देख लेना चाहिए कि अगर एक्सेल की नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, सेम फाइल कैन बी कन्वर्टेड इन पीडीएफ, तो यू कैन डू इन पीडीएफ एज वेल। लेकिन मैंने ऑल फॉर्मेट रखा है तो एक्सेल भी आना चाहिए इसमें। ओके, ठीक है। तो एक्सेल के फॉर्मेट में भी आ रहा है, अगर मैं इसको चाहूँ पीडीएफ कन्वर्ट करूँ तो वो भी आ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं, जो कह रहे थे कि एक्सेल की फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही, तो एक्सेल की फ़ाइल अपलोड हो रही है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके सामने एक्सेल की फ़ाइल खोली है और डाउनलोड करके, तो या आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी यस सर। सर। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? सर टाइम है सर, अभी जिन्होंने अपलोड नहीं किया वो अपलोड कर दें। और ये क्योंकि वेकेशन आ गई थी इस वजह से मैंने कहा चलें ठीक है, एक एक चांस बनता है, ठीक है। तो वो मैंने एक चांस दी थी। और दूसरे जो मैसेजेस कर रहे थे या ईमेल्स कर रहे थे कि एक्सेल की फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही, आपके सामने मैंने एक्सेल की फ़ाइल खोली है, ठीक है। तो वो भी हो रहा है। चलें जी, ये तो हो गया असाइनमेंट के हवाले से। एनीबडी वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट असाइनमेंट? हाउ वाज इट? व्हाट वाज लर्निंग? डिड यू लर्न एनीथिंग न्यू regarding that assignment? सर बहुत डिफिकल्ट था सर। बहुत डिफिकल्ट है, आपने कर लिया? सर कुछ क्वेश्चंस हो अटेम्प्ट ही ना कर सके सर, बहुत डिफिकल्ट थे। कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सके? ओके, आई डोंट नो व्हाट डिफिकल्टी वाज देयर। तो जो अटेम्प्ट किए हाउ वर दे, आई मीन जो आपने सॉल्व किए? सर
सर जैसे हर क्वेश्चन में जो है ना कुछ पार्ट्स जो है ना वो काफी डिफिकल्ट थे, जो आपने पढ़ाया था वो तो सब आसान थे, यानी आपने जो हमें मेन सिखाया था, जो ट्रेंड लाइन सिखाए थे वो तो सब आसान थे, लेकिन जो आउट ऑफ द कोर्स थे या पता नहीं जो पीछे से लिंक थे सारे, यानी एफएससी मैट्रिक्स से, वो काफी डिफिकल्ट लग रहे थे। वो तो ज़्यादा आसान होने चाहिए थे एफएससी मैट्रिक वाले, क्योंकि मैंने तो आपको एक मेथड सिखाया है हाउ यू कैन सॉल्व देम। स्पेशली आप ये कह लें कि उसमें जो टूल्स यूज़ करने हैं, उसमें जो शॉर्टकट्स हैं, कीज़ हैं, वो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। मैथमेटिक्स को कैसे यूज़ करना है अभी तक मैंने आपको ये सिखाया है, और अभी यहाँ पे हम कोई हाई फाई मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे। स्टिल दैट्स मोर ऑफ अलजबरा या थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स की बात हुई है, ठीक है। तो उससे तो आगे हम गए नहीं हैं, तो आई थिंक इट शुड बी ओके, डोंट यू थिंक? या उसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल, आई डोंट नो, और भी बहुत सारी जो मैथमेटिक्स की टाइप्स हैं वो वाली चीज़ें थी इसमें। हालांकि कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ी हुई है, खैर कैलकुलस का मैंने कुछ दिया भी नहीं है, तो आई थिंक इट शुड बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो मसला कहाँ आ रहा था? प्रॉब्लम सोल्यूशन में आ रहा था, समझने में आ रहा था, मैथमेटिक्स को यूज़ करने में आ रहा था, या फिर एक्सेल को यूज़ करने में आ रहा था? नहीं सर, सर मतलब जो क्वेश्चंस थे वो कॉपी पे भी सॉल्व करना मुश्किल थी, क्वेश्चन कैसे समझने में अच्छा, करना कॉपी पे मुश्किल भी नहीं सॉल्व करना मुश्किल थी, क्यों? सर डेरिवेशंस थी उसमें थी। एक दो। डेरिवेशंस आर नॉर्मली वेरी इजी। चलें, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। सर आई जैसे फॉर मीन एग्जांपल सर आपने ग्राफ में हमें इसमें ना ट्रेंड लाइन करना सिखाया था सही सर, अब उसमें एक पार्ट का एक क्वेश्चन था कि उसमें जो है ना हमें बहुत सारे जो है ना लाइंस जो है ना ग्राफ पे यूज करने थे, तो ये तो आपने नहीं सिखाया था ना सर। क्या बहुत सारे लाइंस यूज़ करना? फॉर एग्जांपल कि एक ग्राफ में अगर हम जो है ना 5 to 6 ग्राफ बना रहे हो, तो फिर उसको जो है ना ट्रेंड लाइन से, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा था कि हम जो है ना किस वाली ग्राफ पे जो है ना लाइन शो करना चाह रहे हैं, तो एक ही ग्राफ पे बहुत सारी लाइन कैसे शो करेंगे आप जरा से कहेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, इसमें मैंने करवाया तो था, बहरहाल मेरे ख्याल में उसमें शायद हमने, आप ये कह लें कि कोई एग्जांपल आपने सॉल्व नहीं करवाया था किया। सर, आपने जो है ना एक ग्राफ के लिए कहा था कि एक ग्राफ पे जो है ना ट्रेंड लाइन कैसे शो करते हैं, लेकिन हम्म, मल्टीपल ग्राफ्स के लिए एक ही ग्राफ पे फिर कैसे करेंगे? नहीं, मल्टीपल ट्रेंड लाइंस के लिए ग्राफ कह रहे हैं ना आप? जी सर। ठीक है, बात में भी कर लेते हैं। ओके, मल्टीपल ये ट्रेंड लाइन, असाइनमेंट कितने मार्क्स? ये थोड़ी बताऊंगा अभी मैं, पहले पता तो चले आप लोग किस तरह पढ़ रहे हैं ना। अभी से तो मैं मार्क बता दूंगा फिर तो मसला हो जाएगा, कुछ पहले से फेल हो जाएंगे, कुछ बाद में फेल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला ग्राफ पहले हमने प्लॉट किया था प्रीवियस डेटास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें कि किसी डेटा को हम आप कह लें कि मल्टीपल ट्रेंड लाइंस पे किस तरह कर सकते हैं, तो बहुत इजी है, ठीक है। कैसे करेंगे जी? आपने क्या करना है, जो डेटा, जो ग्राफ का डेटा है उस पर क्लिक करना है। मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक है, अभी जो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप चाहें तो इस इक्वेशन को साइड पे रखते जाएं, ताकि आपको पता लगे कि ये जो इक्वेशन, क्योंकि मेन चीज़ जो आपकी है वो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन को आपने सेपरेट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एज इट इज़ रहने दें, दोबारा प्लस में जाएं, ठीक है। आपने दोबारा ट्रेंड लाइन में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ट्रेंड लाइंस के ऑप्शंस आ रहे हैं, लीनियर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मोर ऑप्शंस भी हैं, आप चाहें तो मोर पे चले जाएं, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल करना चाह रहा हूँ, ओके, एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कर दिया और साथ में क्या कर दिया, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट। तो मैंने क्या कर दिया कि इक्वेशन उसकी चार्ट पे बना ली और उसको यहाँ ले आया। अब आप देखें, ये ऊपर वाली इक्वेशन किसकी थी? ऊपर वाली जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, ये लीनियर की थी, ठीक है। जो नीचे वाली इक्वेशन ये वाली आई है और ये जो ग्राफ आया है, ये किसका है?
ये आपके पास आया है अपना एक्सपोनेंशियल का। अगर आप इक्वेशन में भी देखेंगे आपको एक्सपोनेंट नज़र आएगा। ये अगर आप देख लें यहाँ पे, ठीक है, जो हम एक्सपोनेंट का बनाते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू, ठीक है, m एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद जो है जो उसकी वैल्यू होती है nx आप कह लें, या कोई भी आप उसको अपना कोएफिशिएंट दे दें नाम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आप चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन भी ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि आर स्क्वायर इसका बहुत कम है। नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, कोई भी डेटा फिटिंग करते हैं, तो हमारे लिए जो उसमें मेजर चीज़ है वो आर स्क्वायर है, क्योंकि स्टैटिस्टिकली हमें देखना होता है कि हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, वो कितना रोबस्ट है। जितना आर स्क्वायर अच्छा होगा, नियर टू 1 होगा, उतना हमारे पास जो है ग्राफ रोबस्ट बनेगा। तो आप ये कह लें कि दूसरा भी हमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये बनी हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, दोबारा इन डेटा पॉइंट्स पे क्लिक करें, ठीक है। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहें कि इसमें जो कलर है वो चेंज करना चाहें तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने दोबारा डेटा पे क्लिक किया है और मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ ताकि मुझे फर्दर ड्रा करने में आसानी रहे। अच्छा जी, यहाँ पे डेटा पे क्लिक किया, दोबारा प्लस पे गया, दोबारा ट्रेंड लाइन पे गया, ठीक है, मोर ऑप्शंस पे गया। मोर ऑप्शंस में जाके अब लीनियर भी मैंने कर लिया, एक्सपोनेंशियल भी मैंने कर लिया, मैं लॉगरिथमिक करना चाह रहा हूँ। लॉगरिथमिक मैंने कर दिया, ये जो बीच में आप ग्राफ देख रहे हैं लॉगरिथमिक का है। और दोबारा से मैं क्या करूँगा, इक्वेशन एंड चार्ट पुट करूँगा। तो इक्वेशन एंड चार्ट मेरे पास आ गई और ये यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अभी भी लग रहा है कि जो आर स्क्वायर है 10.76 इतना मज़े का नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी भी स्टैटिस्टिकली ये वाला जो अपना हमारे पास डेटा फिटिंग है वो अच्छी नहीं आई है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम दोबारा से डेटा पे जाएंगे, हम दोबारा से प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर मोर ट्रेंड लाइन में चले गए। अब हम जाएंगे पॉलिनॉमियल पे। अब पॉलिनॉमियल में जो है हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। पॉलिनॉमियल का मतलब है कि जो मल्टी नॉमिनल्स होते हैं हमारे पास, जो मल्टीपल हमारे पास आप कह लें कि पॉलिनॉमियल तभी बनेगा जब उसमें मल्टीपल नॉमिनल्स ऐड आएंगे, एडअप होंगे। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ कर दी है, आर स्क्वायर और चार्ट इक्वेशन का शो कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओके, ये पीछे चला गया। ओके, मेरे पास यहाँ पे ये ग्राफ बन गया है, ठीक है। और इसका आप ये कह लें कि मैंने आर स्क्वायर भी यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी जो मेरे पास आर स्क्वायर आ रहा है दैट्स 0.889, और मेरे पास जो पॉलिनॉमियल है दैट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। एक्स स्क्वायर विल बी विथ पावर 2, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, अभी भी हमारे पास आर स्क्वायर अच्छा नहीं है, तो हम थर्ड ऑर्डर ट्राई करके देखेंगे। अब आप देखें आर स्क्वायर चेंज हो गई है, दैट्स 0.92। आई होप कि यू कैन सी इट, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि नहीं, हम फर्दर आगे जाना चाह रहे हैं, 0.97 हो गया, पॉलिनॉमियल ऑर्डर 4 पे हम चले गए। इसी तरीके से हम 5 पे अगर चले जाएं तो फिर क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आर स्क्वायर है दैट्स 0.98। इसी तरीके से अगर हम 6 पे चले जाएं तो 0.9849 हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली आप पॉलिनॉमियल ऑर्डर 6 तक जा सकते हैं। तो अगर आप ये कहें कि आप, हमने यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल की एक इक्वेशन पुट की है, हम चाहें तो 6 इक्वेशन या 5 इक्वेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड ऑर्डर का पुट कर लें, फर्स्ट ऑर्डर का पुट कर लें, थर्ड ऑर्डर का कर लें, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इस तरीके से 6 तक हम एक्सेल में जा सकते हैं, लेकिन आप मैटलैब में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं पॉलिनॉमियल के। अच्छा जी, ये हो गया। आपको लग रहा है कि और इसमें ट्रेंड लाइन्स हैं, लेट मी चेक। ओके जी, तो हमने ये भी करके देख लिया, और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे नीचे ला रहा हूँ आसानी के लिए कि मुझे पता लगता रहे कि कौन सा इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। दोबारा से डेटा पे क्लिक करूँगा। अच्छा जी, दोबारा मुझे पॉलिनॉमियल ही दिखा रहा है एक्चुअली,
तो मैं ओके दोबारा से डेटा पे क्लिक किया, मोर ऑप्शंस में चला गया। मोर ऑप्शंस में जाके अब कुछ और चीज़ें मेरे पास रह गई, जैसे पावर लॉ रह गया है, या पावर जो हमारे पास इक्वेशन है वो रह गई है। तो पावर अगर हम देखें तो पावर की काफ़ी अच्छी फिटिंग आ रही है हमारे पास। इसका जो आर स्क्वायर आ रहा है दैट्स 0.94, ठीक है, दैट्स अ गुड वन। इसके अलावा एक और है एवरेज का, वो भी हम इस पे लगा के देख सकते हैं। ओके तो इस तरीके से आप जो है एक ही डेटा पे मल्टीपल, आप ये कह लें कि ट्रेंड लाइंस या ग्राफ्स बना सकते हैं। हाँ जी, तो क्लैरिटी है? जी सर, क्लियर है सर। ओके गुड, दैट वाज टू इजी यार, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। और ये जब आप खुद इसके साथ प्ले अराउंड करते तो आ जाता कि नहीं आता? सर बस ऑप्शंस में थोड़ी कंफ्यूजन थी। मैं डेटा पे क्लिक नहीं कर रहा था, डायरेक्ट ट्रेंड लाइन पे जा रहा था। ओके अब तो हो गया ना? यस सर, हो गया सर। आप एक और बात बताएं, ये जो मैटलैब है ये आप कब से स्टार्ट करा रहे हैं? क्योंकि सर मैटलैब डाउनलोड नहीं हो रहा था। यार मिनट के बाद करूँगा, सिर्फ 1 मिनट। हेलो, सॉरी जी, माजरत डिस्ट्रप्शन के लिए। हाँ, आप मैटलैब का पूछ रहे थे, तो मैटलैब मैं सोच रहा हूँ कि मिड के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। मिड में कितना देर है? ये कौन सा लेक्चर है हमारा? ओके सर। सर ये मेरे ख्याल में 7th लेक्चर है, 8th है या 7th है। अच्छा, मतलब मिड होने वाला है ना? 71 आपका क्या क्वेश्चन है? मिड फैब में होगा। मिड फैब में होगा?
जी मिड सर, कैसे फेब में सेकंड होगा? वीक ऑफ फेब में। अच्छा, चले मुझे देखना पड़ेगा कैलेंडर क्योंकि मुझे याद नहीं है। 71 आपका कोई क्वेश्चन है? 71 आपका कोई क्वेश्चन है? ओके जी, ये हो गया। ओके, मेरे ख्याल में मुझे एक्सेल दूसरा यूज कर लेना चाहिए। फाइल, जो स्लाइड्स अब तक आपने करी हैं सर, वो आपके पास सेव है तो आप हमसे शेयर कर दें। यार स्लाइड्स तो मैंने यूज की है, कितनी यूज की है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एक्सेल पे ही कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। काइंडली अपना माइक बंद कर दें। ओके जी, आज थोड़ा सा नया हम सीखेंगे। प्रीवियस जो हम चीज़ें की हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि इट विल बी टोटली न्यू, बट इट विल डेफिनेटली डिफरेंट, या आप कह लें कि थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। बट अगेन एक्सेल वही है, बेसिक चीज़ें वही होंगी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग मॉडल्स डेवलप करते हैं, इक्वेशंस डेवलप करते हैं, दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। तो उस सिस्टम्स में हमें जो है, आप कह लें कि जब हमें अंडरस्टैंड करनी होती हैं तो हम कुछ रिलेशंस बनाते हैं। तो नॉर्मली आप लोगों ने कोरिलेशंस का नाम काफ़ी सुना होगा, एंड इवन आपने पढ़ी भी होंगी। हो सकता है कि कुछ कोरिलेशंस आपने ड्राइव भी की हों, ठीक है। तो वो कोरिलेशंस आप कह लें कि फार्मूलाए बन जाते हैं एट द एंड, जैसे कि कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को आप देख लें, ठीक है, उसमें डिफरेंट कोरिलेशंस हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप डिफरेंट कोरिलेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि भाई हमारी जो पास जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है, उसका कुछ चीज़ों के साथ हम रिलेशन लगा दें। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि भाई महंगाई क्यों हो रही है, ठीक है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि जी क्योंकि हमारे पास जो डिमांड है प्रोडक्ट्स का वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। तो हमारे पास जो सप्लाई चेन वाला रूल लगता है वो लगेगा कि भाई ज़्यादा डिमांड होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से हमारे पास कोई भी चीज़ जो है महंगी है। ओके, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं आबादी बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी महंगाई हो रही है। तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जी क्योंकि हमारी करेंसी जो है स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो रुपया मतलब नीचे ही चला जा रहा है डॉलर से, इसलिए महंगाई हो रही है, ठीक है। एक चीज़ और हो सकती है कि भाई हमारे पास जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रही, इस वजह से महंगाई हो रही है। एक और फैक्टर हो सकता है कि जी बेरोज़गारी है, उसकी वजह से महंगाई हो रही है। अब आप सारी चीज़ों को किस के हिसाब से देख रहे हैं? आपका जो आउटकम है वो महंगाई है, आपका जो रिजल्टेंट है वो महंगाई है, उस पर डिफरेंट फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम बड़े इजीली से बड़े आसानी से जो है रिलेशन बना सकते हैं। चले, महंगाई तो एक बहुत बड़ी आप कह लें कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे उसमें फैक्टर्स आ सकते हैं। हम थोड़ा सा करीब आ जाते हैं, हम जीपीए की बात कर लेते हैं।
आप में से कोई बताएगा जीपीए पे किस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है? क्या सर? हाँ जी, कोई मार्क्स अभी पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दी महंगाई की कि डिफरेंट पैरामीटर्स उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स का अफेक्ट है, किन किन चीज़ों की वजह से महंगाई हो रही है। अब मैं जीपीए पे देखना चाह रहा हूँ कि जीपीए पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। सेशनल्स, मार्क्स एग्जामिनेशंस। मार्क्स तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। मार्क्स इज जीपीए एक्चुअली। अगर आप ये कह लें कि मार्क्स जो है वो जीपीए हैं, ठीक है ना, क्योंकि मार्क्स अगेन इज यू नो अ वैल्यू जो कि जीपीए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मार्क्स और जीपीए दोनों एक ही चीज़ है, ये सेपरेट नहीं है, सर ठीक है। सेशनल्स, इन एग्जामिनेशंस इन दोनों आ मार्क्स के जाते पीछे क्या है? पढ़ाई स्टडी पे हाँ, हार्ड स्टडी को अगर मैं कहूँ हार्ड वर्क, या चल स्टडी कर देते हैं उसको, ओके स्टडी। और और क्या? हैं। टाइम पे आईक्यू। पंक्चुअलिटी, टाइम ओके। पंक्चुअलिटी वुड बी इज यू नो टाइम, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आईक्यू की किसी ने बात की, अगर मैं इसको इंटेलेक्ट कहूँ शायद, क्योंकि हर किसी का जो इंटेलेक्ट है, या इंटेलिजेंस या आईक्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। आईक्यू हर किसी का डिफरेंट होता है, हाँ जी। और क्वालिटी। क्वालिटी, राइटिंग क्वालिटी क्या, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ पढ़ाई से एजुकेशन। जी। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स, ओके। प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, ओके जी। राइटिंग स्टैंडर्ड आ स्किल्स गया। भी कह सकते हैं। राइटिंग स्किल्स किसकी अच्छी होती है, किसकी बुरी होती है। राइटिंग स्किल्स में और प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपकी इंग्लिश भी आ गई, ठीक है ना, मतलब अच्छी इंग्लिश और अच्छा राइटअप। हाँ जी, और कुछ है? एजुकेशन का लेवल सर, स्टैंडर्ड। बैकग्राउंड एजुकेशन, बैकग्राउंड एजुकेशन डाल दिया, मतलब ये एफएससी के पहले की बात है अगर, या एफएससी तक की बात है, ठीक है। यहाँ पे तो सर फैकल्टी, जिस क्लास में, हाँ फैकल्टी भी आ जाती है सर। देखिए यहाँ पे तो सबके लिए फैकल्टी वही है ना, मतलब यहाँ पे अगर हम मिसाल के तौर पे केमिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, जो रोल नंबर 10 के लिए है वही रोल नंबर 12 के लिए है टीचर। जो फैसिलिटी रोल नंबर 10 अवेल कर रहा है वही 12 अवेल करेगा। तो यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है। इंटरनेट बैकग्राउंड एजुकेशन में जो प्रीवियस फैकल्टीज, हाँ वो वहाँ पे वेरी कर सकता था, इसलिए हमने प्रीवियस बैकग्राउंड एजुकेशन डाल दिया जी। इंटरनेट कनेक्शन जी, सर इंटरनेट कनेक्शन ओके। इंटरनेट फैसिलिटी अगर मैं कह लूँ, या इसको हम आईसीटी फैसिलिटी कह देते हैं, इसमें इंटरनेट भी आ जाएगा और आपके पास जो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर वगैरह वो कुछ भी आ जाएगा, आईसीटी फैसिलिटी। और कुछ है? सेल्फ रिसर्च, जी, सेल्फ रिसर्च सर। वो उसको स्टडी में डाल देते हैं, वो स्टडी का ही पार्ट है कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ रहा है तो ज़्यादा मतलब स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, नहीं। जी सर, आ सकते हैं सर। हाँ, और कुछ? चलें, ये काफ़ी है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इनके ना कोई हमें मार्किंग करनी पड़ेगी कि स्कोर देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो है जो टॉप स्कोर है वो 10 है किसी भी उसमें सूरत में, ठीक है। अ, या फिर हम और वेरी कर सकते हैं इसको। मिसाल के तौर पे जो सबसे अच्छा स्टडी कर रहा है उसको हम 10 मार्क देते हैं, क्या कहते हैं, मतलब टॉप है सबसे अच्छा, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, उसको हमने 10 नंबर दे दिए, ठीक है।
और इसी तरीके से पंक्चुअलिटी में अगर हम कहें कि भाई बहुत ही पंक्चुअल है कोई, ठीक है, तो उसका कोई मैक्सिमम मार्क्स हम रख सकते हैं। कितने रखें? मतलब ये एक जनरल स्कोर है, उसका कोई वो ये विजिबल मार्क्स नहीं है, ठीक है ना। ये हम अपने तरफ से कोई फिगर सेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबको मिला के 100 करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये हम दिखा रहे हैं कि कितना हार्ड वर्किंग है, कितना पंक्चुअल है, तो उस हिसाब से उसकी रेटिंग है, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो 10 है एक्चुअली ये रेटिंग है इसकी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे स्टडी पे रेटिंग मैक्सिमम 10 है, पंक्चुअलिटी पे भी 10 मैक्सिमम रखते हैं, IQ 150 टॉप पे कर देते हैं, ठीक है, जो हो सकता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे 10 कर देते हैं, और इसी तरीके से राइटिंग स्किल्स पे हम 10 दे देते हैं। बैकग्राउंड एजुकेशन पे हम 100 दे देते हैं, नहीं 10 दे देते हैं इस पे भी। ICT फैसिलिटी पे हम 100 दे देते हैं। दीज आर जस्ट रेटिंग्स, ठीक है, इनका कोई एक्चुअल मार्क्स के साथ ताल्लुक नहीं है। जब ये सब कुछ अच्छा है तो GPA 4 आ रही है। कितनी आ रही है? अब या कोई नहीं पढ़ता या किसी और कोई और मसले हैं, ठीक है, उसको अगर हम देखें मिसाल के तौर पे, एक है जो कि नहीं पढ़ रहा, उसको हमने 9 दे दिए। पंक्चुअल भी इतना नहीं है, मतलब थोड़ा सा कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसका जो IQ है वो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, और प्रेजेंटेशन स्किल्स हम इसकी 8 कर देते हैं, राइटिंग स्किल्स हम इसकी 8 कर देते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड हम इसकी 8 कर देते हैं, ICT फैसिलिटीज़ हम 90 रख देते हैं। GPA आपके ऊपर है, आप कितना रखना चाह रहे हैं इसका। जाहिर है कि अगर हमने कोई रिलेशन बनाया है तो उसको उसमें रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम 4 GPA दे देते हैं। अच्छा जी, GPA 3.9 कर देते हैं, और स्टडी हम 8 कर देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, और इसको 150 कर देते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स को 8 कर देते हैं, 7 7 7, ठीक है। 3.8 कर देते हैं यहाँ पे इसको, और इसको 7 कर देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं, ठीक है। दैट्स टोटली अप टू यू। इसको हम 140 कर देते हैं, इसको हम 7 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, इसको भी हम 9 कर देते हैं, इसको हम 3.5 कर लेते हैं, स्टडी पे 5 दे देते हैं, पंक्चुअलिटी पे 5 दे देते हैं, IQ पे 150 दे देते हैं, यहाँ पे हम 6 दे देते हैं इसको, यहाँ पे 9 दे देते हैं, यहाँ पे हम 10 दे देते हैं, और यहाँ पे हम अच्छा ये 70 होना चाहिए था। ओके जी, 3 कर देता हूँ इसको यहाँ पे, और इसको 5 कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है कि कुछ डिफरेंट पैरामीटर सेट किए, और उसके ऊपर मैंने रैंडम अपने तरफ से, मुझे नहीं पता कि कितना ट्रेंड लाइन मेरा सेट हो सकता है कि कितना नहीं हो सकता, जस्ट एक जैसे नॉर्मली आपने सर्वेज देखे होंगे, ठीक है, तो सर्वेज में हम इस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट है वो ये वाला कॉलम है, दैट्स मार्क्स और GPA, ठीक है। मार्क्स इसको मैं नहीं कर देता, GPA कर देता हूँ, क्योंकि मार्क्स में थोड़ा कम लग रहा है मुझे। तो अगेन GPA इज मार्क्स एक्चुअली, ठीक है।
क्योंकि ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्ट रिलेशन में होती हैं, कुछ डायरेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो इन्फ्लुएंस है वो इनडायरेक्ट है, जीपीए और मार्क्स का डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें कोई इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं? आप लोगों ने रिग्रेशन पढ़ी है? आप नो लोगों ने सर। रिग्रेशन नो सर। क्यों नहीं पढ़ी? कहाँ पर सर? मैथमेटिक्स में। नो सर, हमारे कोर्स का ऐसा नहीं था सर। ओके, अभी आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, शायद आपने नहीं पढ़ी अभी तक। ओके जी, तो हमारे पास एक मेथड यूज होता है अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो रिग्रेशन का, ठीक है। रिग्रेशन को हम यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि किसी भी आउटपुट पे जो पैरामीटर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो फार्मूला है रिग्रेशन का वो ये है कि y कोई भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस सिचुएशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये वाला है GPA, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा यहाँ पे हम आ जाते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, ये किसका फंक्शन है? जो हमारे पास डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। फंक्शन का तो पता है ना कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो डिपेंडेंट पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे? जो हमारे पास एक्स वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। कुछ अननोन भी होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये जितने भी आप पैरामीटर्स देख रहे हैं ये सारे एक्स हैं, ठीक है। अगर आप ये कह लें कि ये x1 है तो गलत नहीं होगा, और इसी तरीके से आप इसको कह दें कि ये हमारे पास x2 है तो ये भी गलत नहीं होगा, और इसको अगर हम ये कह दें कि x3 है तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम इसको कहें कि x4 है तो भी गलत नहीं होगा हमारे पास, और इसको हम कहें कि x5 है तभी ये ठीक है, और इसको हम कह दें कि x6 है तो तब भी ये सही है, और इसी तरीके से ये x7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये है हमारे पास रिग्रेशन का फार्मूला। रिग्रेशन में हमेशा जो है हमारे पास आप कह लें कि एक ही अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। अब हमने जो इक्वेशन बनाई है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की है। मल्टीपल की क्यों है कि हमारे पास इसमें जो डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं वो मल्टीपल हैं। जैसे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, ठीक है, x7 है। अगर हम सिर्फ इन दोनों का प्रोसेस करेंगे तो ये रिग्रेशन कहलाएगा, लेकिन अगर हम ये जितने भी x पैरामीटर्स हैं उसके साथ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके गुड। अगर इसको मैं मल्टीपल रिग्रेशन करता हूँ, अगेन उसमें सिर्फ हमारे पे जो एक्स हैं वो चेंज होते। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे कोई ऐसी स्लाइड मिल जाए मैं आपको दिखा दूँ। ओके जी, ये नज़र आ रही है आप लोगों को ऑरेंज कलर में जो स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का जो पूरा फार्मूला बनता है उसमें जब हमारे पास जितने भी अपना डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं,
उनको कोएफिशिएंट से स्टार्ट होने से पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है आप कह लें इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट को हम नॉर्मली 0 से शो करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये जीपीए है, ये मेरे पास y है, अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहूँ एंड आई हैव टू गो अंटिल x7, तो फार्मूला क्या बनेगा? नॉर्मली हम क्या करते हैं कि a या b से कोएफिशिएंट्स को शो करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से बीटा पे शो किए गए हैं, तो आप बीटा कर सकते हैं। तो मेरे लिए आसानी ये रहेगी कि मैं a या b यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो अगर मैं b से कर रहा हूँ तो सबसे पहले पे मेरे पास क्या होगा, b आएगा, फिर क्या आएगा b1 x1, फिर क्या आएगा b2 x2, इसी तरीके से b3 x3, इसी तरीके से b4 x4, इसी तरीके से b5 x5, इसी तरीके से b6 x6, इसी तरीके से मेरे पास b7 x7। अच्छा जी, तो ये इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इक्वेशन नज़र आनी चाहिए। अच्छा जी, तो हमने ये इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब जो इंटरसेप्ट वैल्यू होती है वो नॉर्मली जहाँ से आपका ग्राफ शुरू होता है वो आपकी इंटरसेप्ट वैल्यू होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये जो y वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होनी है, ठीक है, जहाँ से मेरा b स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंटरसेप्ट होगा हमारे पास। आई होप कि आपको इंटरसेप्ट के बारे में अंदाज़ा है। अच्छा जी, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। उसके बाद फिर उसके एरर्स आ जाते हैं हमारे पास, हम एरर्स को भी अकोमोडेट करते हैं। ये आखिर में जो आप देख रहे हैं ये बीटा पी जो आप देख रहे हैं, दैट्स पी इज एक्चुअली आपका जो अपना नंबर है एन है, वहां तक जाता है। मिसाल के तौर पे इस सिचुएशन में हमारे पास जो एन था इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वो कितना था, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 7 था, तो हमारी जो इक्वेशन गई वो 7 तक गई। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं वो 7 ना होते, वो कोई 10 होते, 15 होते, तो ऑफकोर्स जो p यहाँ पे आप देख रहे हैं वो 7 या 8 होता। यहाँ पे अगर आप देखें बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस डैश डैश वॉट एवर यू हैव मोनोनॉमिल्स देयर। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो है वो आपके पास आ जाए और आखिर में आपके पास एरर है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन आप देख रहे हैं ये एरर को शो कर रहा है। अच्छा जी, आई होप कि अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें फर्दर डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके थोड़े से फार्मूलाज देखने पड़ेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है फार्मूलाज का वो किस तरीके से होता है। ये आपके पास जेनेरिक इक्वेशन आ गया। अगेन ये वही इक्वेशन है जो ऊपर हम लोगों ने डेवलप की है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग है, वाई आई एक्चुअली वाई ith नंबर को शो करता है। मिसाल के तौर पे हम इसकी अगर बात करेंगे, ये पहली वैल्यू है, अगर ये जनरलाइज देखा जाए तो दैट इज वाई आई। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी कंपोनेंट वो आई के साथ आएगा। यहाँ पे अगर होगा तो आई का मतलब है ये वाली रो की पूरी वैल्यूज, वो y के लिए 4 होगा, x1 के लिए i क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x के लिए i क्या हो जाएगा 10 10। ठीक है, x2 के लिए 10, x3 के लिए ठीक है 150 150। अगर मैं इस रो पे आ जाऊंगा, यहाँ पे y i क्या होगा मेरे पास, y i क्या होगा इस रो में 3.5 3.5 से
x1 के लिए i क्या होगा? 5। ओके गुड, ठीक है। तो 5 i वो स्पेसिफिक लाइन को शो कर रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये i क्या चीज़ है। अच्छा जी, तो इस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपका आ गया, और आपका जो है स्लोप कोएफिशिएंट ईच एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो हमारे पास जो स्लोप होगी हर वैल्यू की या हर अपना डिपेंडेंट वेरिएबल की, वो उसके साथ आ जाएगा। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जो बीटा 1 है ये एक्चुअली स्लोप है किस चीज़ के लिए? x1 के लिए। यहाँ पे जो बीटा 2 है ये क्या है? स्लोप है x2 के लिए। इसी तरीके से जो बीटा p है वो स्लोप है किस चीज़ के लिए? xp के लिए। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं दी मॉडल्स एरर, इसको हम साथ में क्या कहते हैं? रेजिड्यूल्स भी कहते हैं। चलें जी, फिर एक प्रॉब्लम हम परफॉर्म करते हैं। आपने क्या करना है? ओके, आपने ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं अपने पास? आप साथ में कर रहे हैं मेरे? जी सर। ओके, ये सारा लिखा हुआ है आपके पास? सर कर रहे हैं। ओके, कर लें। सर तो जो इक्वेशन है सर इसमें ये एरर कहाँ पर है आपका जो एक्सेल में जो इक्वेशन है? अभी तो बनाएंगे ना बेटा, एरर आएगा ना। अभी तो हमने सॉल्व कहाँ किए? अभी तो ये डेटा है, क्या है? हाँ जी, हो गया। हेलो, स्क्रीन तो मैंने बंद की हुई है, आप कहाँ से देख सकते हैं? हेलो, सर आवाज आ रही है स्क्रीन। मेरी आप लोगों को? यस सर, आवाज आ रही है। सर स्क्रीन नहीं आ रही वो वाली एक्सेल की।
अब आ रही है? नो सर, अभी तो चली गई स्क्रीन, अभी कोई स्क्रीन नहीं आ रही। हेलो? नो सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हेलो? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अभी हो रही है? नो सर अभी नहीं। हेलो? हेलो? सर आपकी आवाज नो आ रही सर, है सर? सर आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं शो हो रही। यस सर, पहले शो हो रही थी, अब नहीं हो रही। स्क्रीन क्यों शो नहीं हो रही? हाँ जी, अब आ रही है? नो सर। नो सर। अब आ गई सर। यस सर, अभी आई है। सर अभी अभी। ओके, गुड। चल, आप लोगों ने लिख लिया अपने प्रोसेस करें ना साथ में मेरे? हेलो? सर आवाज आ रही है सर आपकी? स्क्रीन आ रही है ना? जी सर जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने सबने नोट कर लिया ना? मैं आगे चलूं? सर अभी कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाए। ओके जी, हो गया? यस सर। ओके जी, अब सर कंटिन्यू आपने कर। क्या करना है कि आप सबसे पहले जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपने डेटा एनालिसिस पे जाना है।
हेलो यस सर। हेलो यस सर। जी सर। हेलो यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। पता नहीं नेट के साथ क्या मसला है यार। सर वो डाउन हो रहा होगा कभी। हेलो आवाज आ रही है सर। क्या आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ जी अब बताएं। आ रही है आवाज आ रही। ओके जी, तो आपने क्या करना है कि डेटा पे चले गए और उसके बाद ये रिग्रेशन देख रहे हैं, रिग्रेशन पे आना है। रिग्रेशन पे आ गए, रिग्रेशन पे आ गए आप लोग। यस सर। ओके, अब ओके करें इसको। आप जब ओके करेंगे तो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। वाई इनपुट क्या है और इनपुट एक्स रेंज क्या है। कॉन्फिडेंस इंटरवल, नॉर्मली कॉन्फिडेंस लेवल 95% होता है, तो वो ऑलरेडी अनचेक है। आपने रेजिडुअल्स पे क्लिक करना है और साथ में स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल्स पे भी करना है, या बल्कि रेजिडुअल्स करते हैं। आपने क्या करना है, रेजिडुअल्स पे क्लिक करना है ताकि एरर है वो आ जाए हमारे पास, क्योंकि उसको ऐड करना होता है आखिर में। हाँ जी, हो गया। यस सर। अब आप जाएं वाई रेंज में। सबसे पहले ये जो ऊपर है इसको क्लिक करें, ठीक है। कर्सर आ गया, इस पे क्लिक करने से आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है वाई को। वाई में याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ जीपी आएगी। क्या आएगी? जीपीए। ओके, ये किया। उसके बाद एक्स में जितने भी हमारे पास एक्स वेरिएबल्स हैं, x1 से लेके x7 तक सारे के सारे आएंगे। तो मैं क्या करूँगा,
इसको सेलेक्ट किया। अब ये देखें कि जितने भी वेरिएबल थे सारे के सारे मैंने सेलेक्ट किए हैं, नजर आ रहे हैं? यस सर, हो गया। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ओके करना है। ओके, अच्छा, इसमें एक एरर शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि जी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, वो इत्तेफाक है, इक्वल हो गए। तो नॉर्मली ये डिफरेंट होते हैं, सेम पे नहीं लगता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक रो ऐड कर देते हैं 2.7, इसको मैं कर देता हूँ 5, इसको मैं कर देता हूँ 5, इसको मैं कर देता हूँ 120, इसको 8 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 10, इसको 9, इसको 90। और अगर आप चाहें तो इसमें भी, अच्छा वो तो बाद में हम कर सकते हैं। वैसे इसमें जो आखिर में एरर है वो ऐड करना होता है, हमने किया नहीं है, तो मैं आखिर में ई कर देता हूँ यहाँ। अच्छा जी, क्योंकि अब हमने रोज जो है एक बढ़ा दी है, दोबारा से हम जाएंगे डेटा पे आ गए, डेटा एनालिसिस में गए, रिग्रेशन में गए और डेटा सिलेक्शन में गए। डेटा में वाई सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, वाई पूरी की पूरी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे एक्स में, ये पहले इसको डिलीट कर दें जो पहले से सेलेक्टेड है ताकि कोई एरर का चांस ना हो। उसके बाद आपने इसको पूरा सेलेक्ट करना है और फिर आप जो है इसको ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो एक नई शीट डेवलप हो जाएगी। आप यस देखें सर, ये शीट 2 इसने क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब अगर देखें आर स्क्वायर, ये वो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर आ गया, स्टैंडर्ड एरर आ गया, ऑब्जर्वेशंस आ गई, ठीक है। और साथ में मेरे पास जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो भी आ गई हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो मेजर चीज़ है वो क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। ये जो कोएफिशिएंट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है आपका, आप जिसको बी नॉट कहते हैं। उसके बाद एक्स वेरिएबल, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक हाइपोथेटिकल डेटा है, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं था। उस वक्त हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं इस तरह आ रही हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमारे पास वो जो वैल्यू है वो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव, मतलब वाई उसकी वजह से बढ़ रही है। नेगेटिव जब अपना कोएफिशिएंट आ जाए तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास उस वैल्यू की वजह से वो जो वाई है वो कम हो रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में वर्ड में थोड़ा सा आसान होगा मेरे लिए इक्वेशन को डेवलप करना। ओके जी, आप लोग भी वर्ड ओपन कर लें। वर्ड ओपन हो गया। अगर इस इक्वेशन को मैं पुट करूं किसके हिसाब से, इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाके इक्वेशन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इसको लिखूंगा, ये प्रॉपर इक्वेशन फिर बनेगी। अगर मैं वहां पे वैसे करता रहूंगा तो वो अच्छी इक्वेशन नहीं बनेगी। अब मेरे पास बीटा है, तो लेट मी चेक के मेरे पास बीटा कहाँ है। ओके जी, बीटा, ओके, बीटा मेरे पास आ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरह भी लिख लूँ,
बीटा नॉट प्लस बीटा 1 और ओके जी, बीटा 1 x1। अब मैं क्या करूंगा कि इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा आगे के लिए। अब इस 1 को 2 कर दूंगा, इस x को भी 2 कर दूंगा, ये बीटा 3 हो जाएगा, x भी 3 हो जाएगा, और ये बीटा 4 हो गया, x भी 4 हो गया, बीटा 5 हो गया, ओके, x 5 हो गया, बीटा 6 हो गया, x 6 हो गया, बीटा 7 हो गया, और ये x 7 हो गया, प्लस जो है आखिर में एरर के लिए एप्सिलॉन लगा देते हैं जो नॉर्मली लगता है। ओके जी, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमने अभी डेवलप की है, आप ये कह लें कि अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में डेटा को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? अब y को हम रखेंगे एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। अब जो हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू आई थी या इंटरसेप्ट की वैल्यू आई थी, सबसे पहले वो पुट करेंगे। तो हम अपनी शीट 2 में चले गए। आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं ना? हेलो हेलो, यस सर। ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज उठाएंगे हम। अब आप ये देखें कि इंटरसेप्ट से लेके सबसे पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे यहाँ नहीं आना पड़े। तो मैंने यहाँ इसको कॉपी पेस्ट करके रख दिया, ठीक है। तो बीटा नॉट की अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, रिमेंबर। तो चाहें तो आप मैन्युअली पुट कर दें, चाहें तो आप कॉपी पेस्ट कर दें। मैं मैन्युअली पुट करने लगा हूँ। तो जो बीटा की वैल्यू है बीटा नॉट की, दैट्स 3.298। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो दैट वुड बी 3.30, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीटा 1 की। वेरिएबल 1 का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो बीटा 1 का है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, दैट्स 0.467। आई थिंक ठीक है, इसको 8 कर देते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हो जाएगा। अच्छा जी, बीटा 1 का हमने पुट कर दिया। उसके बाद वेरिएबल 2 का जो कोएफिशिएंट है वो पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है वैल्यू जी, यहाँ पे याद रखें कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, बीच में प्लस है, तो प्लस माइनस मेक्स माइनस। तो यहाँ पे जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट्स 0.139। आई थिंक ठीक है, इतना काफ़ी है। 4 भी लगा सकते हैं वैसे, और इसको मैं यहाँ पे आगे 0 लगा देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल 3 पे। तो वेरिएबल 3 हमारे पास नेगेटिव में है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगेन विल मेक नेगेटिव, तो बीच में जो साइन है वो नेगेटिव आ जाएगा। और वैल्यू क्या है जी बीटा 3 की, दैट्स 0.0008, दैट विल बी विद x3। और उसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल 4 पे। अगेन यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा,
जो उसकी वेरिएबल है 4 की, दैट्स 0.180 भी लगा देते हैं। अच्छा जी, अब बीटा 5 पे आ जाते हैं। वेरिएबल 5 का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन इट विल मेक नेगेटिव। तो हमारे पास बीटा 5 की जो वैल्यू है दैट्स 0.199, ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं बीटा 6 पे। तो बीटा 6 हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट है दैट्स 0.1, ओके, ऊपर वाली गलत लिख ली मैंने, 0.1990। जो बीटा 5 है वो 1990 नहीं है, आप लोग भी नहीं बता रहे मुझे ना, 1090 है, ठीक है। इसी तरीके से बीटा 7 पे आ जाते हैं। बीटा 7 जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में है, नेगेटिव 0.0155। ओके जी, मेरे ख्याल में मैंने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट नहीं की है शायद, तो वो थोड़ा सा मसला करेगी, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ कहीं। आप लोगों का जो फोल्डर है वो कौन सा है? ओके जी, कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दैट्स MLR, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके जी, स्टैंडर्ड एरर इसने 0 दे दिया है, तो ठीक है। तो आखिर में इसका मतलब ये है कि 0 आएगा मेरे पास, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो E है हमारे पास, एप्सिलॉन है, वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आखिर वाली जो टर्म है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके जी, तो इक्वेशन हमारी डेवलप हो गई है। इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी नॉन गिवन वैल्यू, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी नॉन हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसकी मदद से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट इक्वेशन। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, इसको मैं अपनी तरफ से ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यूज़ बड़े आसानी से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, इनको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन जो हमने यहाँ पे डेवलप की है। तो ये वाली इक्वेशंस क्या करती हैं, हमें प्रेडिक्टिव लर्निंग में हेल्प करती है। हाँ जी, तो क्लियर हुआ ये कुछ? अच्छा जी, इसमें एक साथ और आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं वो इसने यहाँ पे दे दी हैं, ठीक है, और जो रेजिडुअल एरर था वो भी उसने हमें दे दिया है, बट दिस वन इज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डेटा पॉइंट, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये सारी चीजें समझ में आई आपको, हमने किस तरीके से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज किया और जो कोएफिशिएंट्स थे वो किस तरह कैलकुलेट किए हैं। यस सर। अब इसको अगर कहीं और यूज करना हो तो कर लेंगे। हाँ जी, इसको यूज कर लेंगे कहीं। किस किस को समझ में आया है, किसको नहीं आया?
सबको समझ में आ गया है? यस सर। मैं मार्स वगैरह पे तो नहीं घूम रहा कहीं, सही बताएं। सर रिपीट कर दें। रिपीट कर दूं? कहाँ से? शुरू से सारा? डेटा एनालिसिस क्या बात सर? जहाँ से डेटा एनालाइज आ रहा है वो असल में हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो ऑप्शन में जाके वहां से ऐड इन में कर दिया हमने फिर बाद में। अच्छा, जी सर। सबसे पहले इक्वेशन समझ में आई कि इक्वेशन ये क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है? इक्वेशन समझ में आया? इक्वेशन जो हमने बनाई है, प्रोसेस तो उसको कर लेंगे, मसला नहीं है, क्योंकि मेन चीज तो इक्वेशन का समझना है ना कि हम क्यों बना रहे हैं। हाँ जी, आई है नहीं आई? सर कोई भी यस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर फाइंड करना हो तो। ओके, अब हम इसको अगर प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरों पर डिपेंड करता है, जैसे महंगाई, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे कि आपके जीपीए पे असरअंदाज करने वाले फैक्टर्स, ठीक है, उन वेरिएबल्स को कुछ नहीं होता। आप पढ़े ना पढ़े, पढ़ने वाले वेरिएबल को क्या होगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसको नहीं पड़ेगा, जीपीए पे जरूर पड़ेगा। आपकी इंटेलेक्ट बहुत अच्छी है, आपकी आईक्यू बहुत अच्छी है, उस आईक्यू को क्या होना है, ठीक है, आपकी आईक्यू जो भी हो, हाँ, लेकिन आपकी आईक्यू अच्छी है तो आपकी जीपीए पे जरूर फर्क पड़ेगी। इसी तरीके से आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, बैकग्राउंड एजुकेशन है और फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हो ना हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लैपटॉप हो ना हो, लैपटॉप को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आपके जीपीए पे लैपटॉप ना हो तो ज़रूर शायद फ़र्क पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है। तो इस केस में हमारे पास जीपीए क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल थी, ठीक है। मतलब यह है कि जीपीए वाज वाई, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं और वाई को इम्पैक्ट कर रही हैं, उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास ये डेटा एनालिसिस पैक होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप एड ऑन में जाके ऐड इन कर सकते हैं इसको। आपने डेटा पे क्लिक किया, डेटा एनालिसिस में गए, डेटा एनालिसिस में नीचे आप देखेंगे तो आपको रिग्रेशन नजर आएगा। जब रिग्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि भाई आपके पास वाई रेंज क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे दोबारा से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे दूसरे उस पे, इनपुट एक्स रेंज पे। इनपुट एक्स रेंज को आप क्या करेंगे, दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ये देखें तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर दिए और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहें इसमें स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल्स और दूसरी चीज़ें, अगर आप इसमें प्लॉट्स वगैरह भी इवन पुट करना चाहें, आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्लॉट्स आ रहे हैं, लाइन फिटिंग आ रही है। दीज आर जस्ट एडिशनल थिंग्स जो कि हमने नहीं की। आप अगर वैसे करना चाहें कर लें, नहीं करना तो नहीं करें, कोई मसला नहीं है। आप इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपके पास एक नई शीट खुल जाएगी। जब आपके पास नई शीट खुल जाएगी तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास जो डेटा एनालिसिस में आ रही हैं। स्पेशली इसमें जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, एक आर स्क्वायर, डेफिनेटली आर स्क्वायर है कि आपके पास जो आर स्क्वायर है वो अगर आपके 1 के करीब है तो आपका मॉडल अच्छा है, अगर आपका आर स्क्वायर 1 के करीब नहीं है तो आपका मॉडल अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब
उसके बाद आपने क्या करना है, जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अभी अगर आप इसको देखें, आपने बाकी सर सारी चीज़ों को छेड़ना नहीं है, इसको छोड़ दें जी। सर मैं कर रहा हूँ ना, तो इसमें आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए। हाँ, आगे तो आपके प्रोसेस इक्वल में होंगे ना, आपके इक्वल क्यों हैं? अभी मैंने तो तो जो सही कर डेटा लिए थे अपने। मेरा डेटा देखो, डेटा चेक करो मेरा, आपने कौन सा मिस किया है? मैं देख लेता हूँ। लास्ट वाले ऐड कर 2.7 वाला आपके पास है? वही ऐड कर देता हूँ। नहीं है सर, वो ऐड कर रहा हूँ। ओके कर लें, फिर ओके करें। सर डेटा पुट कर दिया, अब करता हूँ। हम्म, हेलो सर, जी आवाज़ आ रही है? जी जी बोलें। सर एक क्वेश्चन सर, वैसे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हम्म। हैं, लेकिन कुछ बोल के सर, ये जब रोज और कॉलम्स बराबर हो जाते हैं तो डेटा क्यों नहीं आता? आपके पास जो फैक्टर है ना उसका फार्मूले का, वो नहीं बन पाता। जब बेसिक का फार्मूला जाके देखेंगे इसका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है, आपके पास जब नंबर और रोज इक्वल हो जाएंगी तो आपके पास, आप ये कह लें कि जो अलगरिथम बनती है वो नहीं बन पाएगी। यस सर, आ गया, कर लिया मैंने। कर लिया शुक्रिया आपने? सर। जी है सर, थैंक यू सर। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास वेरिएबल, क्वेश्चन क्लियर हुआ जो अभी बीच में किसी ने पूछा कि क्यों नहीं होता? यस सर, सर एक और क्वेश्चन भी है हाँ हाँ। सर। वो ये है कि अगर डेटा मेरे पास कुछ ऐसा हो कि जैसे कि आपने बोल, एक मेरे पास y है जो डिपेंडेंट है, बाकी सारे इंडिपेंडेंट है। अगर ऐसा डेटा हो जो इंडिपेंडेंट में भी एक दूसरे पर मतलब जैसे कि y की x की 7 वैल्यूज थी हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स के अंदर, वो भी एक दूसरे पर डिपेंड करती हूँ, तो उसका किस तरह बनेगा? नहीं, वो फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में नहीं आएगा, उसके लिए आपको फिर अलग से मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे, मतलब एक वेरिएबल है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है ना? तो आप जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे, आपको पता हो कि भाई सीधा सीधा हिसाब है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, उसकी डिपेंडेंसी किसी और चीज़ पे नहीं है। हाँ, अगर और चीज़ पे है तो फिर उसके लिए आपको मल्टी स्केल मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप ये कह लें कि ये जो मॉडल डेवलप कर रहे हैं ये सिंगल स्केल है। ये अगर जीपीए की बात कर रहे हैं तो ये सारा जो है स्टूडेंट के हाथ में है, हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे लैपटॉप नहीं है, अब लैपटॉप का जो रीज़न है या आईसीटी फैसिलिटी है, हम ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट के पास इसका पावर है, ठीक है? अगर नहीं है, पीछे प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है या कोई और रीज़न है, या फिर जो है ना नहीं खरीद पा रहे, या फिर शहर दूर है, नहीं आ रहा, या इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, पहाड़ों में रहते हैं, तो अब वो एक और उन दूसरी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। लेकिन हम उसको सिर्फ ये देखेंगे कि स्टूडेंट के पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, लेकिन वो पीछे किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। उसके लिए फिर आपको मल्टी स्केल मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। हम अभी मल्टी स्केल की बात नहीं कर रहे। अगर वो उस मॉडल की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल। समझ रहे हैं ना? ओके सर, थैंक यू।
अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स यहाँ से कॉपी पेस्ट किए, इक्वेशन बनाई जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। तो वर्ड में चला गया क्योंकि वर्ड में इक्वेशन ज़्यादा इजीली बन जाती हैं और क्लियर होती हैं। आई होप कि ये इक्वेशन जैसे आपको नज़र आ रही है, इक्वेशन हमने बना ली थी और फिर जो हमारे पास वेरिएबल थे वो सारे इंसर्ट किए इसमें। अब आप इस इक्वेशन को यूज़ करके कोई भी डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो यह है कि एक्सेल ने आपको यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ दे दिए हैं जो यहाँ पे हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप खुद से प्रेडिक्ट करें, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। मतलब नाउ वी विल बी गोइंग इन रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में कैसे जाएंगे, अब ये जितने भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स थे ये सारी चीज़ें गिवन थी। थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि भाई हमारे पास ये जीपीए नहीं है, अननोन है, ठीक है। हम इन चीज़ों पे देखना चाह रहे हैं कि जीपीए क्या बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे इसको मैंने इस वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 7.5। कितना ले लेता हूँ, इस वैल्यू को ले लेता हूँ मैं 5, ठीक है। इस वैल्यू को ले लेता हूँ मैं 150, इस वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 9, ठीक है। इस वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 9, इसको ले लेता हूँ 8, इसको ले लेता हूँ मैं 80, ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास कोई जीपीए मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने इक्वेशन में जो मैंने भी बनाई है, ठीक है। वाई फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ ना मैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं अपने सामने रखूँ ताकि आसानी से मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ओके, ये पिक्चर के फॉर्म में आ गया। चलें जी, कोई बात नहीं, पिक्चर के फॉर्म में आ गया तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले तो इक्वल का साइन रखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बी नॉट है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो बी नॉट आपके पास क्या है, इसको वैसे होना तो चाहिए था उसके फॉर्म में ना। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि ये चीज़ इस तरह आ जाए मेरे पास। ओके, ओके जी, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया है और इसको मैं फर्दर एक रो आगे कर देता हूँ। ये कौन सी वैल्यूज हैं, कोई मुझे बताएगा? डिपेंडेंट वैल्यूज। डिपेंडेंट नहीं, कोएफिशिएंट डिपेंडेंट थे, क्या है? ये कौन सी वैल्यू है? इंटरसेप्ट बी नॉट, ये B1 ओके गुड। इसी तरीके से B3 B4 B5 B6 B ओके B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ठीक है। तो B7 तक वैल्यूज आ गई। और ये कौन सी वैल्यूज हैं ऊपर? X1 X2 गुड, ठीक है, X1 X2 और X7 तक। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल प्रेस किया, उसके बाद मेरे पास जो चीज़ है वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट को मैंने एज इट इज़ रखा। फिर क्या आता है जी, B1 X1, ऐसा ही है, ठीक है। B1 X1 फिर प्लस B2 X2, ठीक है। फिर प्लस अगेन ब्रैकेट B3 इंटू X3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट B4 इंटू X4 प्लस
b5 into x5 plus b6 into x6 bracket close bracket start b7 x7 राइट। तो ये मेरी पूरी इक्वेशन जो थी इसमें आ गई है। अब मैंने क्या करना है, इसको एंटर कर देना है। अब मेरे पास जो जीपी आई है वो क्या आई है, 3.7 आई है। अब कैसे आई है, यूजिंग दैट स्टैंडर्ड फार्मूला जो कि हमने अभी यहाँ पे डेवलप किया था, ये वाला फार्मूला। हाँ जी, इजी है। यस सर। ठीक है, तो ये जो है, अब ये कांस्टेंट्स है, ये कांस्टेंट ही रहेंगी। कोएफिशिएंट्स क्या होती हैं, कांस्टेंट्स होती हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल्स हैं। अब एक पे हो सकता है आप 7.5 पे कर रहे हैं, अगली वैल्यू के लिए करेंगे 8 के लिए, तो ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं इसको 8 पे, और ये जो है 9 कर देते हैं इसको, और इसको 140 कर देता हूँ। मैं जो है 8 कर देता हूँ, इसको मैं 8 कर देता हूँ, इसको मैं 9 कर देता हूँ, इसको मैं 90 कर देता हूँ, और सिंपली मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। अच्छा, ड्रैग करूँगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। ये 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि नीचे ये नहीं थी। इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि अगर मेरे पास ये वाली वैल्यूज ये रहेंगी, उस सिचुएशन में जो मेरे पास जीपी आएगा वो ये रहेगा। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, ये पूरी इक्वेशंस हैं आपके पास अपना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। ठीक है, अगर आप इक्वेशन समझना चाह रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज किस तरह आ रही हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। सर ये टॉपिक बुक में नहीं है क्या, कौन से बुक में? जो आपने हमसे शेयर की थी सर? नहीं। ओके जी, अब मैं आपको 2 फाइल्स देने लगा हूँ। आपने उन फाइल्स को पढ़ना है, एक्सेल पे सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे तो सॉल्व है, और फिर अगली क्लास में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। मतलब आप लोग सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दी, सॉल्व करवा दिए। तो एक रिसर्च पेपर दूंगा, ठीक है, और एक जो है और चीज़ दे रहा हूँ।
आप लोगों का ग्रुप क्यों नहीं आ रहा? /f है। ओके, इस पे डाल दो। यस सर। एक, दो, तीन। ओके, मैं आपको 3 फाइल्स भेज रहा हूँ, बल्कि 4 भेजूंगा ना। ओके ओके, 4 फाइल्स मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है। एक तो वो फाइल है जो अभी हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है, एक्सेल वाली फाइल है ये। और जो नीचे है उसमें इक्वेशन बनी हुई है, खैर वो भी इतना नहीं है मसला। ये जो MLR प्रैक्टिस है और ये एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट है, इन दोनों को सॉल्व करना है और फिर प्रेजेंट करना है। ये जो एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है। ये तो बहुत सिंपल है, ये जो MLR प्रैक्टिस का मैंने दिया है, ठीक है। ये एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको आपने ज़रूर करना है। हाँ जी, हो जाएगा। डन। जी सर, कोशिश करेंगे सर। कोशिश से तो हर चीज़ हो जाती है, कोशिश आप करें, कामयाबी अल्लाह देगा। यस सर, चलें, कोशिश ही करेंगे। मेरी तरफ से इतना। बाकी जो है ना, नेक्स्ट क्लास में आप लोग सॉल्व करके ये वाले प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे क्लास में, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग सेव कर दें। तो सेव होगी ना, मैं स्टॉप करता हूँ। ओके।